हेलो दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दोस्तों, हमारे ये जो डायनामिक रिवीजन सीरीज फॉर नीट है, ये सही में डायनामिक है, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि कौन सा टॉपिक में कहाँ से पढ़ना है, तो इसीलिए कभी कभी वो टॉपिक्स को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये डायनामिक सीरीज को फॉलो करने के बाद कि आप टॉपिक को बहुत अच्छी तरह डील कर सकते हैं और आप रुके नहीं रहेंगे, आप दौड़ना स्टार्ट कर देंगे। इसमें जो क्वेश्चंस है टॉपिक के, उसको आपको लगेगा कि तुरंत आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका जो परसेप्शन है टॉपिक के लिए वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट कि आप एंड तक वीडियो को देखिए और मैं आपको सारी चीज बताऊंगा कि कोर कॉन्सेप्ट क्या है, किसके कौन कौन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर एम्फेसिस देना है। दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चंस नीट में पूछा गया है। देखिए, बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस होता है जहां पर केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दोस्तों, सबसे पहले मन में यह आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल एनर्जी। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। आप लोग जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ते थे 11th में, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता था गिब्स फ्री एनर्जी। दोस्तों, बेसिकली जब भी सिस्टम में कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है या कोई चेंज होता है, सिस्टम का गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। और आपको ये पता है कि एनर्जी का डिस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है, एनर्जी क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, इसीलिए एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जब भी सिस्टम में कोई स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है, सिस्टम का गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा एंड दैट गिब्स फ्री एनर्जी जो डिक्रीज हो गया वो बेसिकली कुछ यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है, उसमें सिस्टम का गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा एंड दैट विल बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दोस्तों, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है, तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। दोस्तों, आप लोगों को ये पता है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, वहां पर बहुत सारे रिडक्शन रिएक्शंस लिखे हुए हैं और उसके एडजेसेंट में कुछ वैल्यूज गिवन होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। मैं एक एग्जांपल को लेके आपको समझाऊंगा। दोस्तों, बेसिकली जैसे कि आपको पता है, सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो इसीलिए सोडियम के लिए आसान होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन को लिख रहा हूं कि Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन टू सोडियम, और रिडक्शन पोटेंशियल को एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग मेजर करते हैं, तो बेसिकली अगर मैं इस रिएक्शन को लिख रहा हूं कि Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन टू सोडियम, और अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि इस रिएक्शन जो आप देख रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी क्या होगा। दोस्तों, आपको ये पता है कि ये एक रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि रिडक्शन का मतलब होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस रिएक्शन का फिजिबिलिटी क्या होगा या इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली आप लोगों को पता है कि सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, उसका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। लेकिन यहाँ पर अगर मैं दिखा रहा हूँ Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन टू सोडियम, तो आपको पता है कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लेने का जो टेंडेंसी है Na प्लस का, वो क्या होगा, कम होगा। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इस रिडक्शन रिएक्शन को देखेंगे, दोस्तों मैं पहले बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इस तरह के रिडक्शन रिएक्शन सर गिवन है, और आप देखेंगे कुछ वैल्यूज उसके साथ लिखा हुआ है। जैसे अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू रहेगा -2.71 वोल्ट। दोस्तों, बेसिकली ये जो वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड स्टेट में बेसिकली सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल है। अब रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेनिंग, पोटेंशियल का मतलब होता है कैपेसिटी। तो बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल, ये डाटा ये रिप्रेजेंट करता है कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी को। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव। इसका मतलब किस सेंस में है आपको समझना है। इसका मतलब है इस तरह के जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं -2.71।
देखिए माइनस वैल्यू का मतलब होता है नेगेटिव टेंडेंसी। दोस्तों एक चीज आप याद रखना, माइनस वैल्यू का जो मतलब होता है इसका मतलब होता है नेगेटिव टेंडेंसी। अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका मतलब आप समझ जाइएगा कि इलेक्ट्रॉन लेने का जो टेंडेंसी होता है वो होता है पॉजिटिव टेंडेंसी। सो नाउ अगर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ फॉर दिस रिएक्शन नेगेटिव हाईली नेगेटिव वैल्यू है -2.71 वोल्ट, तो हमें यह समझ जाना है कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी जो है वो दैट इज वेरी लेस। इसीलिए रिडक्शन पोटेंशियल का डाटा को देखते हुए हमें यह पता चल जाता है कि कोई भी केस में इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी क्या है, पॉजिटिव है या अच्छा टेंडेंसी नहीं है, ये सारी चीज हम लोग बता सकते हैं। दूसरी बात, ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है 2.71, बेसिकली हम लोग जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंपेयर करके उसके कंपैरिजन में इस वैल्यू को लिखा जाता है। दोस्तों इसी तरह से अगर मैं कोई दूसरे एग्जांपल लेता हूं, जैसे तो यहां पर आप देखेंगे कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, कॉपर का जो स्टैंडर्ड स्टेट में जो रिडक्शन पोटेंशियल है, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं Copper+2 कॉपर, ये जो टेंडेंसी है कॉपर के लिए, तो यहाँ पर फॉर दिस रिएक्शन दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि Copper+2 दो इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है आसानी से। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं सोडियम और कॉपर का, इन दोनों एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यूज को कंपेयर करूं तो मुझे समझ में आ जाएगा कौन सा केस में इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा है। दोस्तों जैसे अगर मैं जिंक के लिए अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू को देखूं तो फॉर जिंक द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज दिस। दोस्तों जिंक के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू है दैट वैल्यू -0.76 वोल्ट। तो दोस्तों मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर मैं कॉपर और जिंक इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू को अगर मैं ले लूं तो यहाँ पर जिंक और कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ये दोनों का जो वैल्यूज है, इसमें जिंक के इसमें टेंडेंसी नेगेटिव है। दोस्तों हम लोग हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को कोई एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, लेकिन किस सेंस में कह रहे हैं, इस तरह की रिडक्शन रिएक्शन के सेंस में कहा जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Zn+2 प्लस इलेक्ट्रॉन टू Zn, इसका वैल्यू नेगेटिव है, कॉपर का केस में मैं देख रहा हूँ कि पॉजिटिव है, तो मैं कह सकता हूँ कि फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो टेंडेंसी है वो थोड़ा कॉपर के कंपैरिजन में कम हो जाता है। तो दोस्तों आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस खाली रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यूज के ऊपर बेस्ड करके ही पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं 4 एलिमेंट्स आपको दे रहा हूं, सपोज और एक एलिमेंट मैं यहां पर ले लिया, दोस्तों जब इस एलिमेंट को आप देखेंगे सिल्वर, तो सिल्वर के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू आएगा, सिल्वर के लिए रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दैट इज +0.80 वोल्ट। दोस्तों बेसिकली अगर मैं ये सारी जितने वैल्यूज है सब में अगर कंपेयर करूं तो इसमें देखा जा रहा है कि सिल्वर का सबसे ज्यादा वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल का आ रहा है, यानी कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, अच्छा वैल्यू है, यानी कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा है। सो दोस्तों अगर आपको अलग अलग एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू गिवन होगा तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा केस में इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी अच्छा है, कौन सा केस में इलेक्ट्रॉन गेन करने का कैपेसिटी अच्छा नहीं है। लेकिन और एक चीज, जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि Na+ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है इसका ऑपोजिट जो चीज है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। देखिए सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है वो टेंडेंसी ज्यादा होगा, इसीलिए जैसे Na है तो ये Na+ से इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर सकता है, दिस टेंडेंसी विल बी मोर। लेकिन यहाँ पर Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन ये चीज उतना फिजिबल नहीं होगा। तो यानी कि मैं इन ऑपोजिट वे ये भी कह सकता हूं कि अगर जैसे मैं Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर टेंडेंसी नेगेटिव है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जिंक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकता है देन कॉपर, इसीलिए यहाँ पर गेन करने का जो टेंडेंसी है वो कम है। दोस्तों इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, आपको एक चीज याद रखना है कि जो स्टैंडर्ड स्टेट में जो रिडक्शन पोटेंशियल है जिसको हम लोग E नॉट करके लिखते हैं, जो भी रिडक्शन पोटेंशियल होगा स्टैंडर्ड स्टेट में
उसका जो वैल्यू है उसके साथ रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ द एलिमेंट ये इनवर्सली रिलेटेड है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, हो सकता है खाली इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल एंड रिड्यूसिंग एबिलिटी ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। कैसे? अगर मुझे सबका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यूज गिवन हो और अगर मुझे पूछा गया ये जो 4 एलिमेंट्स है सोडियम, सिल्वर, कॉपर एंड जिंक, इसमें रिड्यूसिंग एबिलिटी का ऑर्डर बताओ, तो हमें क्या करना है, हमें देखना है जिसका सबसे नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल आएगा उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी यानी कि इलेक्ट्रॉन दूसरे को देने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना यानी कि दूसरे को रिड्यूस करना, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करके बताऊं कि यहाँ पर सोडियम का रिड्यूसिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद आ जाएगा आपका जिंक का, उसके बाद आपका आ जाएगा कॉपर का, उसके बाद आ जाएगा आपका सिल्वर का। तो रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑर्डर जो है, रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑर्डर ये बेसिकली इस हिसाब से हम लोग तय कर सकते हैं। एग्जाम में आपको रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू देके रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है, सो बी केयरफुल। दोस्तों नेक्स्ट जो चीज हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक मैं सिंपल सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लेके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज आपको याद रखना है कि रिडक्शन पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस क्या है और उसके साथ साथ रिड्यूसिंग एबिलिटी के साथ उसका रिलेशन क्या है। दोस्तों मैं एक सिंपल सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लेके रिडक्शन पोटेंशियल कैसे हमें हेल्प करता है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझना, ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों मैं एक सिंपल सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले रहा हूं जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड है। दोस्तों यहाँ पर जो भी एक सिंपल से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दिस। लेफ्ट हैंड साइड में एनोड होता है, राइट हैंड साइड में होता है कैथोड। दोस्तों बीच में जो पैरेलल लाइन दिख रहा है ये सॉल्ट ब्रिज है, ये जो लाइन है दिस इज फेज बाउंड्री इसको हम लोग कहते हैं। और यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन लिखा रहेगा। सपोज मैं यहाँ पर 1 मोलर और 1 मोलर करके ले लिया, तो अगर ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड में है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है और मैंने अगर 1 मोलर सॉल्यूशन के ले रहा हूँ, तो ये थर्मोडायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू एक एक्सपेरिमेंटल स्टैंडर्ड कंडीशन हम लोग कह सकते हैं। दोस्तों मैंने एक बहुत सिंपल सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को यहाँ पर लिया जिसमें बेसिकली आप देख रहे हैं कि जिंक इलेक्ट्रोड है और कॉपर इलेक्ट्रोड है। दोस्तों ये एक सेल का रिप्रेजेंटेशन है। आपको ये पता है कि एनोड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, और कैथोड को राइट हैंड साइड में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पैरेलल लाइन आप देख रहे हैं ये बेसिकली सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट कर रहा है। दोस्तों सबसे पहले रिडक्शन पोटेंशियल हमें ये हेल्प करता है कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है इसको सिलेक्ट करने के लिए। दोस्तों आज मैं आपको एक सिंपल सा चीज बता रहा हूँ, जैसे कि अगर आपको ये नहीं पता है कि इसमें से कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है, तो हमेशा एक चीज याद रखिए कि रिडक्शन पोटेंशियल जो कैथोड का होगा वो हमेशा एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा होगा, वो हमेशा एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा होगा। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है आपका प्लस 0.34 वोल्ट, जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है आपका माइनस 0.76 वोल्ट। तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि ज्यादा कॉपर का था इसलिए कॉपर होगा कैथोड, और जो कैथोड होता है उसको हम लोग राइट हैंड साइड में इंडिकेट करेंगे और जो एनोड है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, आपको हो सकता है कोई 2 इलेक्ट्रोड्स देके पूछा जा सकता है कि सेल को आप कंस्ट्रक्ट कीजिए और सेल पोटेंशियल निकालिए। इस तरह का क्वेश्चन में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसको आप कैथोड की तरह कंसीडर करेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन आता है कि सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करना या ईएमएफ ऑफ द सेल को कैलकुलेट करना, और क्योंकि यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड स्टेट को कंसीडर कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल जो स्टैंडर्ड कंडीशन है थर्मोडायनामिक्स में, मैं फिर से बता रहा हूँ ये जो है
1 मोलर अगर सोल्यूशन यहाँ पर है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर है, और अगर ये सारी चीज़ में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं करा रहा हूँ, तो एक हम लोग नॉट साइन यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली सेल पोटेंशियल जब हम लोग निकालते हैं, तो सेल का ईएमएफ ऑफ द सेल या सेल पोटेंशियल जो है वो होता है आपका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। सी फॉर कैथोड, ए फॉर एनोड। दोस्तों दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस ही एक्चुअली ईएमएफ ऑफ द सेल को इंडिकेट करेगा। तो बेसिकली दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस आप याद रखना, कैथोड माइनस एनोड, तो आपको क्या मिलेगा, ईएमएफ ऑफ द सेल। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल था, कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल था दैट वाज प्लस 0.34 वोल्ट। जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल था, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल बेसिकली माइनस 0.76 वोल्ट। तो जब आप कॉपर का जो है दैट इज 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट, तो इन दोनों को लेके अगर आप कैलकुलेट करते हो तो देन यू विल गेट 1.10 वोल्ट। दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पर सिंपल सा जो वैल्यू जो है उसको मैंने पुट कर दिया कि यहाँ पर प्लस वैल्यू है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 1.10 वोल्ट। तो बेसिकली सेल पोटेंशियल को आप इस तरह से निकाल सकते हैं। दोस्तों दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है दैट इज, जैसे कि मैंने बोला था कि गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेसिकली ईएमएफ ऑफ द सेल उसके साथ गिव्स फ्री एनर्जी का रिलेशन है, और वो रिलेशन को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं डेल्टा जी नॉट, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट है तो नॉट साइन हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट विल बी माइनस एनएफ ई नॉट ऑफ द सेल। दोस्तों अब हम लोग सेल रिएक्शन को एक बार देखेंगे, और हम लोग इस डेल्टा जी नॉट का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में होता है रिडक्शन, और ओवरऑल जो सेल का रिएक्शन होता है उसको हम लोग एक स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन की तरह कंसिडर करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो एनोड का जो रिएक्शन है, एनोड बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन, 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है जिंक, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया एनोड में। और जो कैथोड है यहाँ पर होता है रिडक्शन, तो कैथोड में बेसिकली होगा आपका रिडक्शन। तो कैथोड में क्या होगा कि कॉपर +2, कॉपर सल्फेट का आपको सोल्यूशन में जो कॉपर +2 होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक रिडक्शन रिएक्शन है, और अगर दोनों को आप जोड़ देते हैं तो यहाँ पर जो ओवरऑल जो सेल रिएक्शन आता है दैट इज दिस। सो दिस इज द सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन है। सो आई होप ये सेल रिएक्शन आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग यहाँ पर डेल्टा जी नॉट, बेसिकली इस रिएक्शन में गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज हुआ है। दोस्त पर एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि इन दोनों में एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेल को, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, एक्वा सोल्यूशन, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट का भी सोल्यूशन होता है, और इसमें बेसिकली जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक रॉड इज इमर्ज, यहाँ पर कॉपर रॉड इज इमर्ज, और इन दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज हम लोग यूज करते हैं। और बेसिकली ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है इलेक्ट्रॉन्स का जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड में होता है दोस्तों। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, तो बेसिकली आपस में कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा है, ये
जब ये रिएक्शन हो रहा है उसको इंडिकेट किया जा रहा है। तो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 मोल्स, क्योंकि दोनों का केसेस में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 मोल्स यहाँ पर यूज हो रहा है। फैराडे क्या होता है? फैराडे होता है 96500 कूलम। फैराडे बेसिकली ये चार्ज को इंडिकेट कर रहा है। कूलम में इसका वैल्यू होता है 96500 कूलम। ई नॉट सेल ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल के रखा, दैट इज बेसिकली आपका 1.10 वोल्ट। सो यहाँ पर जब हम लोग इस वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ पर एक चीज याद रखना दोस्तों कि जो कूलम एंड वोल्ट जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर जूल आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू अगर आप देखेंगे कैलकुलेट करके तो ये 212300 जूल यहाँ पर आ रहा है। और अगर आप किलो जूल में इसका आंसर आप देना चाहते हैं तो किलो जूल यानी कि ये तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर ये जो वैल्यू जो आ गया है और ये जो सेल रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं तो बेसिकली ये पर मोल इतना किलो जूल जो गिब्स एनर्जी का चेंज होगा, इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नीट का पेपर में कैसे क्वेश्चंस आया हुआ था और उस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकालेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने बताया उसको समझ में आया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।